दोस्तों, इलेक्शन होने के बाद पार्टियां तरह तरह के कारणों को दोषी ठहराती हैं। खासकर जो पार्टियां इलेक्शन हार जाती हैं। इलेक्शन हार जाने वाली पार्टियां अलग अलग तरीके के कारण बताती हैं कि हमारी पार्टी इन कारणों से चुनाव हार गई। जैसे कि उनका कहना होता है कि जीतने वाली पार्टी ने पहले से ही वोटों को पैसे देकर खरीद लिया था, या उन्होंने हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी करके या जातियों को आपस में भिड़ाकर या उनमें विवाद खड़ा करके वोट हासिल किए हैं। इस तरह के कई सारे बहाने होते हैं जिन्हें हारने वाली पार्टियां अपनी हार का जिम्मेदार मानती हैं। इन्हीं में से एक है ईवीएम हैक होने का मामला। अक्सर चुनाव हार जाने वाली पार्टियां बताती हैं कि ईवीएम हैक हो गई, जिसके कारण हमारी पार्टी चुनाव हार गई। आपको बता दें कि ईवीएम हैक होने का ये आरोप कई बार भाजपा पर लगाया जा चुका है। जब बीजेपी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत गई, तो जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाया कि ईवीएम हैक हो गई, जिसके कारण भाजपा की जीत हुई। इस ईवीएम विवाद के चलते समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी मीडिया के सामने ईवीएम को लेकर अपने कुछ वक्तव्य पेश किए थे। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जापान जैसा देश जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, आखिरकार वो देश क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है ईवीएम को। इनका कहना है कि जापान जैसे देश जो कि टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, फिर भी ईवीएम का इस्तेमाल ना करके बैलेट पेपर से ही वोट डालते हैं, तो हमारे देश में भी बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको बता दें कि अखिलेश यादव या उन जैसे कई नेताओं को जो ये कहते हैं कि वोट डालने के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं कि जिन देशों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोट डाले जाते हैं, उनमें से किसी भी देश की आबादी इंडिया के आसपास भी नहीं है। सिर्फ कुछ देशों को छोड़कर बाकी के देशों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वोट डालने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करें या बैलेट पेपर का, क्योंकि उन देशों की आबादी इंडिया की आबादी के आसपास भी नहीं है। हिंदुस्तान जैसा बड़ी जनसंख्या वाला देश जिसमें करोड़ों वोटर्स हैं, ऐसे में जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, उन्हें शायद इस बात का पता नहीं कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश यदि बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने लगे तो कितना कागज बैलेट पेपर के लिए इस्तेमाल होगा और उस कागज के लिए नेचर का कितना नुकसान होगा। बाद में उन करोड़ों वोटर्स की काउंटिंग के लिए कितनी मैन पावर लगेगी। और जो लोग बैलेट पेपर की मांग करते हैं, शायद उन्हें इस बात का पता नहीं कि जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होते थे तो किस तरह से वोट लूट लिए जाते थे। अभी बंगाल के पंचायत चुनाव की खबर वायरल हुई थी, जिसमें किस तरह वोट लूटे गए थे। इन सभी घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि ईवीएम बैलेट पेपर की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है, जो खर्चीला भी नहीं है और जिसकी बैलेट पेपर की अपेक्षा सेफ्टी भी बेहतर है। ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ पार्टियों का मानना है कि ईवीएम हैक कर ली जाती है, जिसके कारण उनकी पार्टी हार जाती है और आपकी पार्टी जीत जाती है। आपको बता दें कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी थीं जिन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाए थे, और इन्हीं आरोपों से तंग आकर इलेक्शन कमीशन ने मई 2017 में 7 नेशनल और 49 रीजनल पार्टियों को चैलेंज दिया था कि आप हमारे दफ्तर आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए। आपको बता दें कि जो पार्टियां कहती थी कि ईवीएम हैक कर ली जाती है, ईवीएम हैक कर ली जाती है, उनमें से किसी भी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब ईवीएम हैकिंग के लिए अप्लाई करना था तो सिर्फ 2 पार्टियों ने अप्लाई किया, एनसीपी और सीपीआईएम। मगर हैकिंग करने के लिए चुनाव आयोग ने जो डेट रखी थी, उस दिन पार्टियां ईवीएम हैक करने के लिए पहुंची ही नहीं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता था कि यदि ईवीएम हैक नहीं कर सके तो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही हाथ लगेगी। अब समझते हैं कि ईवीएम मशीन काम कैसे करती है, इसमें हैक होने की गुंजाइश कहाँ होती है। बता दें कि जब इलेक्शन कमीशन बार बार एक क्लेम करता है कि ईवीएम इतनी सुविधाजनक है कि इसे हैक करना असंभव है, तो इसके पीछे रीजन भी बताता है। ये बात समझने योग्य है कि ईवीएम स्टैंड ऑन यूनिट होती है, जो किसी भी तरह के वाईफाई या किसी भी तरह के इंटरनेट या किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट नहीं होती है। इसीलिए कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस इसे खुद से कनेक्ट करके इसे हैक नहीं कर सकता है। अब समझते हैं कि ईवीएम मशीन काम कैसे करती है। जब आप और हम वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर ईवीएम में 3 मशीन होती हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और तीसरी होती है वीवीपैट मशीन। जैसे ही आप किसी पार्टी को वोट डालने के लिए बैलेट मशीन का बटन दबाते हैं, वैसे ही वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकल कर आती है, जिसमें जिस कैंडिडेट को वोट डाला गया है उसकी तस्वीर और चुनाव चिन्ह दिखता है। इससे आपको पता चल जाता है कि वोट सही जगह डाली गई है। आपने देखा होगा कि जब भी आप वोट डालने जाते हो तो पहले चुनाव कर्मचारी कंट्रोल यूनिट से बटन दबाता है,
इसके बाद आपको वोट मशीन में ग्रीन लाइट जलती हुई दिखती है। जैसे ही आप वोट डाल देते हैं वीवीपैट मशीन में पर्ची निकलकर आ जाती है। हर वोट के बाद कंट्रोल यूनिट से बटन दबाया जाता है ताकि कोई भी 2 बार वोट ना डाल सके। इसलिए हर कोई ग्रीन लाइट आने के बाद ही वोट डाल सकता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इलेक्शन होने के बाद ईवीएम को हैक किया जा सकता है? तो इसके लिए आपको बता दें कि ऐसा करना भी असंभव है। ऐसा इसलिए असंभव है क्योंकि ये वोटिंग से कुछ दिन पहले ही ईवीएम डिस्ट्रिक्ट के स्टॉक रूम में रखी जाती हैं, जहां सील पैक होने से पहले ही हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को इसे दिखाया जाता है। फिर इलेक्शन वाले दिन से पहले इन्हें अलग अलग पोलिंग बूथ में पहुंचाया जाता है। उसके बाद काउंटिंग वाले दिन से पहले मशीन को स्टार्ट करने से पहले भी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में इसे स्टार्ट किया जाता है और वोटिंग खत्म होने पर जब मशीन बंद की जाती है तब भी यह लोग वहां मौजूद होते हैं। फिर इन सभी के सामने इन मशीनों को दोबारा सील पैक किया जाता है। तो इस तरह से ईवीएम मशीनों से इलेक्शन होता है। इतनी सख्त निगरानी में इन ईवीएम मशीनों को रखा जाता है। तो ऐसे में ईवीएम हैक होने के चांस ना के बराबर होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ईवीएम और उससे जुड़ी हैकिंग समस्या क्या है, ये संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं फिर एक किसी नई वीडियो में एक नई और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। जय भारत भूमि। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।